नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप, लावारिस हालत में मिली। रोडवेज कंडक्टर समेत 7 आरोपी 5 दिन तक साथ लेकर घूमते रहे। एएसपी दिव्या को लग गई थी एसीबी रेड की भनक। 5 मिठाई के डिब्बे, 2 मोबाइल फोन, 2 बैग जेल में फेंके। पीजी कॉलेज में छात्र संघ ऑफिस का उद्घाटन। भीड़ की कॉलेज में एंट्री रोकने पर हंगामा, पुलिस ने खदेड़ा। जिले का एक भी नेता नहीं बुलाया। किसान उतरे सड़कों पर, तहसील के बाद जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। बिजली कटौती से परेशानी, डिस्कॉम अधिकारियों को भी चेताया। और बीजेपी की विकास यात्रा 5 फरवरी से, सीएम बोले मंत्री दौरे करे। गृह मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में एक रंग के हो गए एमपी आवास। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला उदयपुर और राजसमंद का सामने आया है। यहां 12 साल की मासूम से 7 आरोपी 5 दिन तक लगातार गैंग रेप करते रहे। बच्ची उदयपुर में 10 जनवरी को लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। उधर पुलिस ने मंगलवार देर शाम 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों में एक रोडवेज बस का कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। राजसमंद एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने कैलवाड़ा थाने में 5 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को उसकी 12 साल की बेटी घर से निकली थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। इधर पुलिस ने तलाश शुरू की तो 10 जनवरी को बच्ची उदयपुर में लावारिस हालत में मिली। जब बयान लिए तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पीड़िता ने बताया कि 4 जनवरी को वह अपने एक परिचित से मिलने के लिए उदयपुर पहुंची थी। यहां एक ऑटो ड्राइवर उसे फुसलाकर धर्मशाला में ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। 2 दिन तक अलग अलग व्यक्ति उसके साथ रेप करते रहे। जब वह धर्मशाला से बाहर निकली तो कुछ आरोपी उसे लेकर मावली चले गए, वहां भी उसके साथ रेप किया। बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी मालाराम को किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के सभी आरोपी उदयपुर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के नामों का खुलासा अब तक नहीं किया है। डीसीपी बेनी प्रसाद ने बताया कि इस वारदात में आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। दरिंदे बच्ची को मावली और उदयपुर के बीच लेकर घूमते रहे। 4 दिन तक नाबालिग को उदयपुर और एक दिन मावली में रखा। शाम को उसे उदयपुर बस स्टैंड से लेकर जाते और अगले दिन सुबह उसे दोबारा उदियापोल बस स्टैंड पर छोड़ देते थे। हालांकि अभी परिजनों के पर ही है। घटना के बाद पुलिस की कार्य पर सवाल लग गए हैं। इस दौरान उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर बेसुध हालत में घूमती रही। यहां पुलिस चौकी भी है। इसके बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। इसके बाद 10 जनवरी की शाम को उदियापोल बस स्टैंड पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद मासूम उदियापोल पुलिस चौकी पहुंची, जहां से उसे उसके परिवार के पास भेज दिया गया। इसके बाद 11 जनवरी को मासूम फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस के अनुसार रेप के आरोप में एक रोडवेज कंडक्टर, ऑटो चालक और 4 अन्य उदयपुर उदियापोल बस स्टैंड पर दुकानों के संचालक है। ऑटो चालक के अलावा सभी आरोपी एक दूसरे को पहचानते हैं। एक आरोपी मालाराम केलवाड़ का ही है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अजमेर में 2 करोड़ की घूस मांगने वाली एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी मुख्यालय में केस दर्ज होने और कार्रवाई की भनक एक दिन पहले ही लग गई थी। इसलिए दिव्या अजमेर में रविवार रात करीब 10 बजे सरकारी कार के ड्राइवर बहादुर सिंह को लेकर जयपुर रोड एआरजी सिटी स्थित सी ब्लॉक के निजी फ्लैट नंबर 204 पहुंची और आनंद फानन में 5-6 मिठाई के डिब्बे, 2 बैग लेकर ब्यावर रवाना हो गई। वहां से उदयपुर चली गई।
अजमेर लौटते ही एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि दिव्या ने मिठाई के डिब्बे, मोबाइल फोन और 2 बैग अजमेर से ब्यावर जाते समय आना सागर में फेंक दिए। मोबाइल फोन में शिकायतकर्ताओं को धमकाए जाने से संबंधित चैट्स थी। हालांकि मिठाई के डिब्बे और बैग में क्या था, एक रात पहले वह फ्लैट से मोबाइल और सामान क्यों लेकर गई, इस बारे में एसीबी गहनता से जांच कर रही है। दिव्या ने रविवार रात को ही ड्राइवर बहादुर सिंह को कहा था कि वह सुबह जल्दी फ्लैट पर पहुंच जाए। आदेश के तहत ड्राइवर फ्लैट पर पहुंचा तो देखा एसीबी की सर्च चल रही थी। इस बीच ड्राइवर के मोबाइल फोन पर दलाल बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित का कॉल आया। सुमित ने कहा कि मैडम कहाँ है, फोन नहीं लग रहा। फोन लेकर ड्राइवर फ्लैट में पहुंचा तो एसीबी टीम की मौजूदगी में ही उसने दिव्या से कहा, मैडम सुमित का फोन आ रहा है, बात करना चाहता है। दिव्या ने रविवार रात जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से पर्ची ली थी। माना जा रहा है कि खुद को बीमार बताकर गुमराह कर सकती है। एसीबी सूत्रों के अनुसार सोमवार को सर्च के दौरान दिव्या के कब्जे से पर्ची भी बरामद की गई है। मीडिया की पड़ताल में सामने आया है कि आरएसी टॉक में सहायक कमांडेंट रहते हुए दिव्या मित्तल 149 दिन तक बिना पुलिस मुख्यालय और अधिकारियों को सूचना दिए अनुपस्थित रही। दिव्या के खिलाफ विभाग ने प्राथमिकी जांच की तो सामने आया कि 54 दिन तक तो डॉक्टर से उपचार संबंधी दस्तावेज दिए, लेकिन 95 दिन तक अनुपस्थित रहने संबंधी दस्तावेज नहीं दिए। इस पर एडीजी आरएसी ने विजिलेंस को कार्रवाई के लिए लिखा। आरएसी की विभागीय जांच चल रही थी कि दिव्या को एसओजी लगा दिया गया। तब दिव्या आरएसी टॉक में 149 दिन अनुपस्थित रहने संबंधी मामले में एटीएस एंड एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने अवकाश स्वीकृत कर दिया। पुलिस अफसरों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। आरएसी एडीसी ने जून 2021 को एडीजी विजिलेंस को अनुपस्थित रहने के संबंध में विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। कहा कि कमांडेंट की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दिव्या की 149 दिन में से 54 दिन की मेडिकल लीव सही मिली है। 95 दिन की अनुपस्थिति से संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। उदयपुर के चिकलवास स्थित नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट की एएसपी दिव्या अकेली मालकिन नहीं है। फार्म हाउस की आड़ में बने इस 50 कमरे के रिसोर्ट में दलाल सुमित कुमार भी हिस्सेदार है। दिव्या के नाम से फार्म हाउस की कुछ जमीन का म्यूटेशन 2016 में खुला था, जबकि दलाल सुमित के नाम पर 2022 में किया गया। कृषि भूमि का फार्म हाउस में कन्वर्जेशन हुआ था, लेकिन इसका रोक टोक कमर्शियल उपयोग हो रहा था। यहाँ एक मैरिज पार्टी के नाम पर करीब 3.5 लाख रुपए तक किराया लिया जाता था। इसके बदले पार्टी को किसी तरह की रसीद भी नहीं दी जाती थी। जीएसटी जैसी चोरियां भी यहाँ खुले में होती थी। यूआईटी में म्यूटेशन रिकॉर्ड के अनुसार दिव्या मित्तल ने 20 जुलाई को 25,499 वर्ग फीट में जमीन चिकलवास में खरीदी थी। अंतिम खातेदार 2 भाई माधोलाल और संतोष थे। एसीबी की गिरफ्त में आने से पहले एसीबी दिव्या मित्तल को शक था कि जिसके 2 करोड़ रुपए की घूस मांग रहा है, कहीं वह एसीबी नहीं चला जाए। इसी के चलते दिव्या ने उसकी लोकेशन तक जांच की थी। जब परिवादी की लोकेशन जालाना आई तो दिव्या ने उससे पूछा भी कि एसीबी जाकर आए हो क्या, मगर परिवादी ने ही उल्टा सवाल पूछ लिया कि एसीबी क्या होती है। एसीबी के अधिकारियों ने दिव्या का लैपटॉप जब्त किया है, जिससे पता चल सकेगा कि उसने परिवादी की कॉल डिटेल भी निकलवाई थी या नहीं। इसके साथ ही चिड़ावा स्थित दिव्या के पैतृक घर की तलाशी में कुछ संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उदयपुर स्थित दिव्या के रिजॉर्ट में अवैध शराब मिली थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी एसीपी दिव्या मित्तल जयपुर रोड आरटीजी सिटी में सी ब्लॉक में फ्लैट संख्या 204 में अकेली रहती थी। फ्लैट में बर्खास्त सिपाही सुमित का आना जाना था। यह फ्लैट दिव्या के भाई विशाल मित्तल की संपत्ति है। विशाल माइनिंग का कारोबार करता है। उदयपुर स्थित नेचर हिल रिसोर्ट भी दिव्या मित्तल के परिजन के नाम है। दौसा जिला मुख्यालय के स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हुआ। दरअसल कॉलेज में आयोजित हुए छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह के दौरान भी कॉलेज में प्रवेश को लेकर छात्र संघ
पदाधिकारियों और पुलिस के बीच जद्दोजहद हुई। यहाँ कॉलेज प्रशासन के निर्देश थे कि कार्यक्रम में कोई भी बाहरी छात्र प्रवेश नहीं करे, जबकि स्थानीय कॉलेज के छात्र ही कार्यक्रम में शामिल हो गए। जिनके पास कॉलेज का आई कार्ड है वह लोग कार्यक्रम में शामिल हो गए जिनके कार्ड देकर आमंत्रित किया गया है। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होने बहुत से ऐसे लोग पहुंचे जो न तो वे कॉलेज के थे और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था। पुलिस ने जब उन्हें प्रवेश नहीं दिया तो कॉलेज के गेट पर भारी हंगामा हो गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके विरोध में छात्र संघ अध्यक्ष संजय गुर्जर कॉलेज के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर में साथ ही छात्रों ने समझाइश कर उन्हें उठा लिया और समारोह स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के संयोजक राम निवास मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करके प्रेसिडेंट संजय गुर्जर को कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद गुर्जर छात्रावास परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा से आए कलाकार अजय हुड्डा ने दी। पीजी कॉलेज छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। हालांकि कुछ दिन पूर्व कार्यक्रम को लेकर कॉलेज परिसर में आयोजित हुए परामर्श मंडल की बैठक में कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों के सामने स्थानीय विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को अतिथि बनाने की बात रखी गई थी, लेकिन उस बात को छात्र संघ पदाधिकारियों ने सिरे से खारिज करते हुए विरोध प्रदर्शन करके कॉलेज के गेट के ताला भी जड़ दिया था। विरोध के बाद कॉलेज प्रशासन को पीछे हटना पड़ा था और छात्र संघ पदाधिकारियों पर ही अतिथि बुलाने को लेकर पूरा मामला छोड़ दिया था, जिसके चलते छात्र संघ पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसी भी नेता को आज कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जो कि शहर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर किसानों की विभिन्न समस्याओं के चलते प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय किसान संघ के संगठनात्मक जिला जोधपुर के किसानों ने 3 घंटे धरना देकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मदन लाल नेहरा को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व में किसानों ने इन मांगों को लेकर 11 जनवरी को सभी तहसील उप तहसील मुख्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजे थे। जिले के किसान पिछले 1 महीने से विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर परेशान हैं। कृषि सिंचाई के लिए दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति के दौरान वोल्टेज में उतार चढ़ाव से मोटरें जलने से होने वाले आर्थिक नुकसान और पर्याप्त सिंचाई नहीं कर पाने से फसलों में नुकसान से परेशान है। इस दौरान पिछले दिनों पाला गिरने से फसल नुकसान के चलते किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसान विद्युत आपूर्ति में सुधार और पाला गिरने से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। किसान जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देने के बाद डिस्कॉम मुख्यालय पहुंच गए। वहां डिस्कॉम प्रबंधक निर्देश को सूचना मिलने पर वो कार्यालय पहुंचकर किसानों से वार्ता की। डिस्कॉम प्रबंधक निर्देश के समक्ष किसानों ने वोल्टेज में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान और सुबह शाम घरेलू विद्युत कटौती से राहत दिलाने की मांग रखी। इस पर विद्युत विभाग की ओर से प्रबंधन निर्देशक प्रमोद टांक, मुख्य अभियंता जोधपुर जोनल एमडी टीएल मांगीलाल बेंदा, प्रसारण निगम के मुख्य अभियंता ने किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ 2 घंटे की वार्ता करके जयपुर में सीएमडी और प्रमुख शासन सचिव सहित प्रसारण निगम के उच्च अधिकारियों से मोबाइल पर बात करके कृषि ब्लॉक आपूर्ति में परिवर्तन कर आपूर्ति में सुधार करने का आश्वासन दिया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा।
अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम देखते हैं आगे की और खबरें। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक से लौटते ही सीएम चुनाव की तैयारी में जुट गए। आज सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में 1 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर हो। विकास यात्रा एक बार दौरे मंत्री जरूर करें। विकास यात्रा हमारे काम को जनता के बीच ले जाने का काम है। विकास यात्रा और दौरे प्रभावी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कलेक्टर तैयारी कर ले। विकास यात्रा 5 फरवरी से अधिकतम 25 फरवरी तक चलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री आवास पूरे प्रदेश में एक रंग के होंगे। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का बखान किया जाएगा। इसके साथ ही 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में जिन योजनाओं पर ब्रेक लग गया था, उसके बारे में भी बीजेपी के नेता मुखर होकर जनता के बीच जानकारी देंगे। प्रदेश के गांवों से लेकर शहरी क्षेत्र के वार्डों में ये विकास यात्राएं निकाली जाएगी। इन यात्राओं में स्थानीय गणमान्य नागरिक, समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय सांसद, विधायक, वॉलंटियर और योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा। हर विकास यात्रा को एक विशिष्ट नाम, कोड नंबर दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री की सलाह से हर यात्रा के लिए यात्रा प्रभारी, सह यात्रा प्रभारी, लोकार्पण, शिलान्यास, हित लाभ वितरण के लिए मुख्य अतिथि को कलेक्टर तय करेंगे। हर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होने वाली विकास यात्राओं के रूट और रूपरेखा का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री के सलाह लेकर कलेक्टर फाइनल करेंगे। विकास यात्रा के लिए आसपास के गांवों, वार्डों के कलेक्टरेट समूह बनाकर उसके रूट तय करेंगे। यात्रा से संबंधित क्लस्टर में शामिल पहले गांव से शुरू होकर बाकी सभी गांवों से गुजरते हुए क्लस्टर के आखिर गांव में समाप्त होगी। विकास यात्रा के रूट का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा जिससे हर ग्राम, नगर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों को पर्याप्त समय मिले और निर्धारित समय अवधि में जिले के समग्रतः ग्राम, वार्ड में यात्रा अनिवार्य रूप से पहुंचे। विकास यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाएगी। पोर्टल में एक अलग से मॉड्यूल तैयार करके अधिकारियों के लिए लॉगिंग, जिलों विकास यात्राओं के संबंध में डेटा लेने और के लिए सीएम हेल्पलाइन में प्रक्रिया तय की गई है। जिला नोडल अधिकारी शहर और ग्रामीण के लिए अपने लॉगिन पर विकास यात्रा का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। विकास यात्रा के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करके उनकी लॉगिन आईडी बनाएंगे। कलेक्टर के अनुमोदन से विकास यात्रा में मुख्य अतिथि की जानकारी दर्ज करेंगे। विकास यात्रा प्रभारी के लॉगिन पर विकास यात्रा में रोजाना प्राप्त होने वाले आवेदनों, प्रतिदिन होने वाले भूमि पूजन, लोकार्पण की संख्यात्मक जानकारी दर्ज होगी। छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गोली चलाने वाले शख्स का कनेक्शन यूपी में लूट और मर्डर से भी निकला है। आरोपी ने वारदात के लिए जिस 9 mm कार्बाइन गन से फायरिंग की थी, वो उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद यानी कि गाजीपुर से विधायक शोएब मंसूरी उर्फे मन्नू के गनर की हत्या कर लूटी गई थी। शोएब यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी का भतीजा है। बीते साल अक्टूबर में ट्रेन में शोएब के गनर की हत्या कर गन लूटी गई थी। आरोपी ने इस गन से छिंदवाड़ा में सोमवार को घटना की। शहर के छोटी बाजार सोहन ताम्रकार की दुर्गा श्री ज्वेलर्स नाम से शॉप है। वे सुबह 10 बजे शॉप पर थे तभी आरोपी आया और सीधा दुकान में घुस गया। उसने गन दिखाते हुए सोहन से कहा कि जेवर इस बैग में डाल दो। मना करने पर उसने फायरिंग कर दी। गोली ज्वेलर के पेट में लगी, वे घायल हो गए। भीड़ ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस को उसके पास से सेना का आईडी कार्ड मिला। नाम संदीप यादव बताया। सेना में वह लांस हवलदार है। मार्च 2022 से मूलतः छिंदवाड़ा के 4 गांव का रहने वाला है। गन लूट की वारदात अक्टूबर 2022 में हुई थी। यूपी के समाजवादी पार्टी के विधायक शोएब अंसारी का गनर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा था।
शाम करीब 6:20 पर ट्रेन के सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुंचने से पहले गनर के पेट में चाकू घोंप दिया गया। फिर 9 mm कार्बाइन गन लूट ली गई थी। एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि आरोपी से जब हमने गन को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि ये लूटी हुई है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लखनऊ के बीच यात्रा करते वक्त ट्रेन में उसने चाकूबाजी करके गनर से गन लूटी थी। इस पर हमने यूपी पुलिस से संपर्क किया। गन बट नंबर से मैच हो रही है, जांच की जा रही है। जबलपुर के अधारताल क्षेत्र स्थित पेंट कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। आग में झुलसे 2 कर्मचारियों को एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक पेंट फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में संजय गुप्ता की पेंट की फैक्ट्री है। रात में फैक्ट्री में 2 कर्मचारी काम कर रहे थे। चौकीदार शिव नारायण बाहर बैठा हुआ था। इतने में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दोनों कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से केदारनाथ राय और राजाराम गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों कर्मचारियों को एम्बुलेंस से निजी अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही नगर निगम मुख्यालय, आईएसबीटी और रांची से एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। फिलहाल आग से झुलसे केदारनाथ राय की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईटीबीपी के एक कांस्टेबल पर उसकी पत्नी ने रेप और अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया है। 24 साल की युवती का आरोप है कि सेना में जाने की तैयारी करने के दौरान जवान ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। इसके बाद पुलिस कार्रवाई के डर से शादी की और फिर उसे छोड़ दिया। विरोध करने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दिल्ली की श्रद्धा की तरह उसके भी टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। पीड़िता मंगलवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के पास पहुंची। कलेक्टर ने जब पीड़िता के पति से बात की तो उसने पत्नी के किसी के बहकावे में आकर ऐसा करने की बात कही है। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि अमोला थाना क्षेत्र की रहने वाली हूं। मेरा बचपन से ही वर्दी पहनने का सपना था, चाहे वह पुलिस की हो या फिर सेना की। यही कारण था कि मैं सोशल मीडिया पर भी सेना के जवानों और अफसरों के बारे में पढ़ा करती थी, उनकी आईडी वगैरह भी देखती थी। अक्टूबर 2021 में सोशल मीडिया पर मेरी दोस्ती एक फौजी से हुई। उसके बारे में सोशल मीडिया पर सर्च किया तो पता चला कि वह सेना का जवान है। हमारी बात मैसेंजर से शुरू हुई। बातचीत में उसने बताया कि वह मेरे ही समाज का है और शिवपुरी जिले के पिछोर के पास का एक गांव का रहने वाला है। युवती ने आगे कहा कि उसने अपने बारे में बताया कि वह आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जवान है और अभी उसकी ट्रेनिंग करेरा आईटीबीपी में चल रही है। इसके बाद हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी प्यार में बदल गई। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। हालांकि उसने यह भी कहा कि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मार्च 2022 में इसके पूरी होने के बाद ही शादी कर पाऊंगा। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स भी किया। मैं मना करती तो वह मुझसे विवाद करने लगता था। उससे शादी करने को मैं उसकी बात किया करती थी। इसी दौरान उसने चुपके से मेरे फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। पीड़िता ने आप अपनी शिकायत में आगे बताया कि इस दौरान में प्रेग्नेंट भी हो गई। इस पर मैंने उससे शादी करने को कहा। उसने ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दोहराते हुए मेरी बात को टाल दिया। इसके बाद उसने मुझे एक टैबलेट देकर उसे खाने को कहा, जिससे गर्भपात हो गया। 12 मार्च को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वह पहली पोस्टिंग उसकी अप्रैल 2022 में उत्तराखंड के देहरादून में हो गई। जब मैंने शादी के लिए उस पर दबाव बनाया तो उसने कहा कि मेरा परिवार शादी के लिए तैयार नहीं है, तुम कहीं और शादी कर लो। मैंने विरोध किया तो बोला कि मेरे पास तुम्हारे अश्लील फोटो और वीडियो है। आगे से शादी की बात कही तो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। उसने मेरे भाई को अगवा कर उसे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मामला थाने पहुंचा तो फौजी ने शादी करने के लिए हामी भर दी। 17 अक्टूबर 2022 को हमने ग्वालियर पहुंचे और यहां आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 21 अक्टूबर को नगर निगम ग्वालियर में विवाह पंजीकृत भी हो गया। इसके बाद फौजी ने कहा कि दीपावली के बाद पारिवारिक रूप से शादी कर लूंगा। इसके बाद वह ड्यूटी पर लौट गया।
जिसके बाद उसने बातचीत करना ही बंद कर दिया। हालांकि जब मैंने विरोध किया तो फौजी और उसके परिवार वालों ने उसे घर पर रखने से मना कर दिया। उन्होंने केवल पुलिस केस से बचने के लिए ही मुझे शादी की थी। फौजी के जीजा ने मुझे धमकाया कि दिल्ली की श्रद्धा की तरह तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार ने आईटीबीपी में पदस्थ कांस्टेबल से फोन पर बात की। पीड़िता के पति ने कहा कि वह मैं है, हिंदू रीति रिवाज से मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी भी की है, इसके दस्तावेज है। मेरी पत्नी को किसी ने बहका कर ऐसा बात कहने पर उकसाया है, वह पैसों की मांग भी करने लगी है। हालांकि इस बातचीत के बाद कलेक्टर ने युवती की शिकायत एसपी ऑफिस फॉरवर्ड करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।